अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज़ हम करेंगे इस वक्त जो पंजाब में सिचुएशन डेवलप हो रही है सैलाब की, और पिछले कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से सेंट्रल पंजाब में सैलाब मुख्तलिफ इलाकों में आया, और अब जो कॉन्सनट्रेशन है मुख्तलिफ जो ये तीनों दरिया हैं सतलज, रावी और चिनाब, एक ही मौके के ऊपर यहाँ पर फ्लड आए हैं। और उसकी वजह ऑफ कोर्स जो गैर मामूली बारिशें हैं, फिर उसके साथ जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है इंडस वाटर्स ट्रीटी को तो उन्होंने सस्पेंड किया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के साथ डाटा शेयर किया। वो अलग बात है कि जो इंडस वाटर्स ट्रीटी के तहत जो प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो नहीं किया, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ डाटा शेयर किया। अभी जो सिचुएशन है, अभी तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब जो सारा फोकस है चिनाब जो पीछे तबाही मचाता हुआ फैसलाबाद की तहसील है चिन्योट, वहाँ से जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि कई इलाके वहाँ पर ज़ेरे आब हैं। फिर झंग में भी सिचुएशन डेवलप हो रही है। फिर ऑनवर्ड कहा यह जा रहा है कि मुल्तान में भी इसी तरीके से जो दरिया के करीब इलाके हैं उनमें सैलाब आने का खदशा है और ख़तरा है। तो इसके हवाले से डेफिनेटली जो अपडेट हम आपको करते रहेंगे। और शहबाज, इम्पॉर्टेंटली एक तो इस सिचुएशन डेवलप हो रही है, हतमी तौर पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते, बट ऑलरेडी जितना हमने देखा है कि जो मैसिव इसमें नुकसानात ऑलरेडी हुए हैं, और जो उसका मैसिव लेवल है, ये कहा जा रहा है कि पिछले 40 सालों में इतना बड़ा सैलाब नहीं आया था। गालिबन आखिरी मरतबा 1988 में इतना बड़ा सैलाब जिसने वस्ती पंजाब और साउथ पंजाब को इस तरीके से हिट किया था। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी आई थिंक गंभीर है और अथॉरिटीज़ आर रियली ऑन अलर्ट। बिल्कुल, काफ़ी ग्रेव सिचुएशन है। और इस वक्त जो सूरत हाल आपने सही कहा कि दरिया चनाब के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और चनाब में अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखिए, इतना पानी अब नहीं आता था। ख़ासतौर पर ये जो इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत जो दरिया जिसका पानी का इस्तेमाल का हक भारत का है, जिसमें दरिया चनाब भी शामिल है, दरिया रावी, यहाँ पर पानी का बहाव माजी में कम रहा है। ये वाला जो था अनप्रेसिडेंटेड है। अभी तक आपने जैसे कहा कि चिनाब के साथ जो शहर है चिन्योट, वो मुतासर, उससे पहले शेखपुरा की जो एक तहसील है हाफजाबाद, वो इलाका वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। और जैसे जैसे पानी का बहाव आगे की तरफ जा रहा है टुवर्ड साउथ, तो उसके साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही ये सैलाब मचा रहा है। इसमें एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आगे इन्होंने जो बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जगहों पर बंद भी तोड़े, जो आज सुबह से TV पे आप देख रहे हैं कि वो खबरें चल रही हैं। बट कामरान, इसमें जो एक चीज़ हमेशा ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी एक इसमें एक क्लैरिटी की भी ज़रूरत है कि बहुत से हमारे इन दरियाओं के सिस्टम के ऊपर पानी को रेगुलेट करने के लिए बैराजेस हैं, बंद बने हुए हैं। और फिर जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जो आप जैसे कह सकते हैं कि जिसमें कम नुकसान हो, और अक्सर फिर लोग ब्लेम भी करते हैं कि बड़ी तबाही से बचाने के लिए, क्योंकि हर जो बैराज है, हर जो एक पानी को रेगुलेट करने का सिस्टम, उसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। खुदा न खास्ता कोई बैराज वगैरह या कोई जो हेड वगैरह अगर टूट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर तो बिल्कुल आप उस तबाही को मैनेज नहीं कर सकते। तो उसमें फिर आपने एक मुश्किल फैसला होता है कि आपने उस पानी के प्रेशर को कम करना है। आप ब्रीचेस करते हैं, ब्रीचेस करके कहीं ना कहीं फिर जाहिर है कि जो दही आबादियां हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो इसके हवाले से ऑलरेडी जो बताया जा रहा है कि प्रोविंशियल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है कि रात गए ही इसके हवाले से फैसले ले लिए गए थे, और जो अभी इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ इलाकों में ब्रीचेस किए गए हैं ताकि प्रेशर जो है वहाँ पर कम। ये आपने अच्छा किया इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हमेशा इसको एक रंग अमीर और गरीब का दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है, इंतजामिया के लिए भी बड़ा मुश्किल फैसला करना होता है कि किस जगह से बंद को तोड़ा जाए ताकि नुकसान जो है रिलेटिव टू अदर एरियाज कम से कम हो। लेकिन वो शख्स, वो आबादी जो जिसको नुकसान होता है, उसके लिए तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। वो फिर इल्ज़ाम देता है कि जी हमारे साथ ज़्यादती की गई है अमीरों का जो इलाके हैं उनको बचाने के लिए। बट यू एंड आई कैन नॉट डिसाइड इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन जिसने फैसला करना होता है, और इन गुड फेथ ये लोग फैसले करते हैं। और इन फैसलों में कभी कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन किसी को भी नुकसान पहुंचाने का मैं नहीं समझता कि इन हालात के अंदर कोई कोशिश भी करेगा, कोई सोचेगा भी। तो ये आपने अच्छा कि इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया। दूसरा जो असल चीज़ होती है कि जब ये सैलाब आ रहा होता है उसमें इंतजामिया, उसका रिस्पॉन्स क्या है, लोग उस चीज़ को कैसे रिसीव कर रहे हैं, उसको कैसे वो देख रहे हैं। इस हवाले से अभी इसी हफ्ते आपने फील्ड विजिट भी किया है, आप इसके हवाले से हमें कुछ तफसीलात बताएं कि जब आप खुद गए इन इलाकों में आपने क्या देखा वहाँ पे। देखें, ये जो सिचुएशन डेवलप हुई, सबसे पहले तो सतलज रिवर में जो सैलाब आया, भारत में जो पानी छोड़ा, और सबसे पहले जो इलाका मुतासर हुआ कसूर, और कसूर के ऑलमोस्ट कोई 70 के करीब जो वहाँ पर
सेटलमेंट्स हैं क्लोज टू सतलज रिवर, वो वहाँ पर पानी में हैं। और मुझे बिल्कुल मौका मिला, 2 दिन मैंने वहाँ पे स्पेंड किए। और एक जो चीज़ मैंने देखी, आई थिंक उसमें हमें खुलकर एतराफ़ भी करना चाहिए कि जो रेस्क्यू 1122 है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल में कोई और इदारा उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं बाकी, लेकिन जिस तरीके से उनकी कंट्रीब्यूशन है वो आई थिंक बहुत गैर मामूली है। और वहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जितने लोगों से मेरी वहाँ पर जो मुतासरीन से उनसे बात हुई, उनका भी ये एक कंसेंसस व्यू था कि सिवाय 1122 के हमें कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और उसमें रियलिटी भी थी। मैं ऐसे लोगों से जो रेस्क्यू वर्कर से वहाँ पे मिला, मसलन एक शख्स वो गुजरांवाला से वहाँ पर आए थे और पिछले कुछ 7 दिन से वो बोट के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। और 7 दिनों में उन्होंने कहा कि 24-24 घंटों में बाज़ दफ़ा 24/7 काम किया है, एक वक्त का जो है वो खाना खाया है। लेकिन वो ये कह रहे थे ये ड्यूटी समझ के नहीं कर रहे, बल्कि ये अपना फ़र्ज समझ के, और जितना मुमकिन हो लोगों की अगर जानें बचानी है तो हम अपनी जानें बचाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर 1122 के लिए मैं ये कहूँगा कि लोगों की वहाँ पर गुडविल थी। दूसरा जो उसके अंदर फैक्टर है कि जाहिर है कि इस तरह का जब डिज़ास्टर होता है तो आपको पता है कि फिर आवाम को मुतमईन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वक्त जो हुकूमत की तमाम जो इदारे हैं, उनकी जो पहली तरजीह है वो यही है कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ से जो लोगों को निकालें और लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर लेके जाएं, क्योंकि इस वक्त इंसानी जानों को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कसूर के कई जो देहात थे, मैंने वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि लोग वहाँ पर तमाम के तमाम इनखला के लिए तैयार नहीं थे। और उनकी सबसे बड़ी वजह ये थी, वो कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को वो सेव करना चाहते थे। और दूसरा जो लाइफ स्टॉक है, वहाँ पर जो भैंसें हैं, भेड़ बकरियां हैं, वो उन लोगों का लाइफ स्टॉक नहीं है, लाइवलीहुड है, उसी के ऊपर वो अपना इन्हिसार करते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम इनको पीछे नहीं छोड़ के जा सकते। और उसके लिए भी मैं आपको ये बताऊं कि रेस्क्यू 1122 और बाकी जो इदारे हैं, बड़ा एक मैसिव ऑपरेशन अभी भी वहाँ पर जारी है, जो वहाँ पर डिफरेंट तरीके से जो जानवरों को रीलोकेट किया जा रहा था महफूज मकामात पर। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, और ऐसे मौके के ऊपर जब लोग परेशान होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो अपना कैथारसिस भी करते हैं, अपने जो मुतालबात हैं वो भी हुकूमत के सामने रखते हैं। तो कुछ लोगों से मैंने बात की थी, उनके क्या मसाइल हैं, क्या पर्सपेक्टिव है, आइए सुनते हैं। गांव में तो सारा टोटली पानी पानी है, सिर्फ एक आधी गली है जो खुश्क है, बाकी सारा टोटली पानी है। सर साडा घर डुब्बा पिया है, 2 मकान ने वो भी डुब्बे पे ने, पानी दे विच बैठे पौड़ी ला के चढ़ने, पौड़ी ला के थले उतरने घर आपदे विच। अगर तुसीं वेखो ते डंगर सी साडे कोल 2, मझ सज्जर सी, वो पानी दे विच डुब के मर गई। गरीब आदमी आदा टूड़ा खरे किवें सिद्धा करदे सां। साडा मीटर सड़िया पिया, 90,000 रुपया उन्हां बिल सानूं पा दित्ता। साडी अपील है कि सानूं बिल माफ़ कीते जाण। कोई खाण पीण नूं आ जिहड़े मुल्क तुरिया फिरदा, चलो जिहड़े वड्डे वडेरे इत्थे दूसरे लोग निकल गए, ते जिहड़े छोटे ने आ मिसाल बैठे ने वड्डे वडेरे, उन्हां च कोई राशन, कोई मिसाल खाण पीण दी कोई शै मुहैया कीती जाए, जो खा पी के लोग गुजारा कर लैण। सर हक्क वाला वाड़ा साडा गाँव है, इत्थे सर सानू कोई सहूलत नहीं मिलती। माल डंगर साडा एवें भुखा खड़ा है, 3-4 दिन हो गए ने, बारिश हो रही है, लोग बेचारे कैंप की वजह तो परेशान ने। ठीक है, कोई उन्होंने को सहूलत नहीं है। 2-3 पिंडों चों पिछों उठ के बेचारे सारे इत्थे आके बैठे ने बन दे उत्ते, कोई सानू सहूलत नहीं मिल रही। उंज सानू कहंदे ने उच्चे मकामां ते आ जाओ, लेकिन उच्चे मकामां ते आके बहिए कित्थे, सानू कोई सहूलत नहीं मिल रही। ना सानू पट्ठा दत्था डंगरां वास्ते लभदा पिया, ना सानू खाण वास्ते आपदे वास्ते कोई राशन पानी मिलदा पिया। ठीक हो गया, गवर्नमेंट ने कोई सानू पुछा दस्या नहीं, कोई किसी महकमे ने आके नहीं सानू पुछा दस्या। जी, आपने देखा जो लोगों के तासुरात थे, वो क्या मुतालबात कर रहे थे। जो चीज़ शहबाज मुझे समझ आई वहाँ पर, 2-3 चीज़ें वहाँ पर समझ आई। एक तो वो ये कह रहे थे, जैसे मैंने कहा कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे बड़ी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, ऐसा नहीं है कि उनके घर में दाने नहीं हैं, खुराक की कोई कमी है। इमीडिएटली जो उनका कंसर्न था, एक तो वहाँ पर जो लाइफ स्टॉक है, जो जानवर वगैरह हैं, उनके चारे का बंदोबस्त, क्योंकि हर तरफ तो पानी आ गया था, चारा तो है नहीं, उनके लिए चारे का बंदोबस्त किया जाए। क्यों कहते हैं कि हम खुद तो खा लेंगे, कि बेजुबान जानवर है, उनके खाने का क्या करेंगे। उसके लिए जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, हुकूमत वहाँ पे दावा तो कर रही थी, और डीसीओ भी वहाँ पर आए थे और लोगों से आर्ग्यू भी कर रहे थे कि नहीं जी अवेलेबल है, लेकिन लोगों की ये शिकायत थी कि नहीं, चारा अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो एक और जो उनका मुतालबा था कि बिजली के बिलों ने तो वैसे ही आवाम को परेशान किया है। इसमें आपने सुना भी कि एक शख्स कह रहे हैं कि उनका घर भी डूब गया है, उनकी 2 भैंसें थीं वो इसमें बह गई हैं, और उनका 90,000 रुपये बिजली का बिल आया है। तो वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली अगर गवर्नमेंट जो है वो माफ़ कर दे। और फिर जो एक और उनका मुतालबा था कि हुकूमत इसको फिल फॉर आफत ज़दा डिक्लेयर करे। अब आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि जब गवर्नमेंट एक आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर करती है तो उसके फिर क्या बुनियादी तौर पर बेनिफिट्स
उन लोगों को मिलते हैं? कामरान, एक तो ये कि डेफिनेटली ये जो बात की गई है हमारे जो वहाँ पे जो हमारे लोग हैं वो बुरी तरह मुतासर की तरफ से, ये बिल्कुल जायज़ उनका मुतालबा है कि बिजली के बिल जो है वो माफ़ किए जाए, उसकी किस्तें ना की जाए खुदारा, क्योंकि जिसकी 2 भैंसें जो है वो पानी में बह गई, इसका मतलब ये कि 6 से 7 लाख रुपए का उसका नुकसान सिर्फ उसका मवेशियों का हो चुका है, और उससे वो जो महाना उसकी आमदन थी दूध की सूरत में या किसी और सूरत में, वो इसके अलावा है। तो ये बिल्कुल ये हुकूमत को करना भी चाहिए। और गालिबन इस पर सरदार अवैस लगारी की एक स्टेटमेंट भी मेरी नज़र से गुजरी है कि वो कह रहे थे इस हुकूमत इस पर गौर कर रही है, उनका जो बिल्स है उसके हवाले से कोई फैसला करेगी। अगर किसी जगह को आफत ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसका फिर बेनिफिट उसकी जो कंसर्न पॉपुलेशन लोकल होती है उसको ये होता है कि उसके ज़िम्मे अगर कोई कर्जे हैं तो वो मौखर हो जाते हैं, माफ़ शायद नहीं होते। कोई और उनके जो लोकल जो टैक्सेस होते हैं, कोई पानी का कोई आबियाना होता है, उसके हवाले से उनको कुछ रिलीफ मिल जाता है। तो इसी तरीके से और जो आपने बिजली के बिलों का जिक्र किया, यूटिलिटी चार्जेस, वो उसमें से कुछ उनको कंसेशन मिल जाती है या माफ़ हो जाते हैं। तो और उसके अलावा फिर स्पेशल उसके हुकूमत का उस एरिया पे फोकस होता है उसकी रिहेबिलिटेशन। और मेरा ख्याल है वो एक जायज़ मुतालबा है, क्योंकि मैंने जो इलाके में 1112 के साथ मैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर अंदर मैंने बोट में ट्रैवल किया, और आप इमेजिन करें कि सिर्फ वहां पर पानी ही पानी था, और मुझे बताया गया कि अभी मजीद, ये तो आप आधा इलाका आपने कवर किया है, और वो तमाम चावल के खेत थे और वो तबाह हो गए हैं। तो आफत तो वहां पर आ गई है। कामरान, एक चीज हम यहाँ पे बात कर लें, अभी हमदर्दियां भी है, मीडिया का फोकस भी है, हुकूमत का फोकस भी है, लेकिन ये रहेगा नहीं। माजी के तजर्बों से हमने यही सीखा है कि ये फोकस अभी है, तब तक रहेगा जब तक सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। और माजी की आपने बात की है, माजी में भी 2022 में, इतना दूर की बात नहीं है, 1/3 जो हमारी मुल्क था वो अंडर वाटर था। सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हुए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई गई, प्लेजेस भी हुए, और उन प्लेजेस का क्या बना, जरा उस पर रोशनी डालें। बड़ा ही अफसोसनाक आउटकम है नाज़रीन को, अगर हम ये बता दें। एक चीज़ कामरान, में बिफोर शेयरिंग दिस डिटेल्स, एटलीस्ट मैंने एक चीज़ फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की देखी है, वो सच बोल जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर से आए हैं तो कम ही जो लोग मिनिस्टर्स होते हैं सच बोलते हैं। एक दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आई थी कि जो डिजिटल करेंसीज हैं, अगर इसके हवाले से कोई रेगुलेटरी रिजीम ना आया तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस पाकिस्तान जा सकता है। इट वाज अ बोल्ड मतलब स्टेटमेंट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और ये इसी हफ्ते जब हमारी उनसे मुलाकात हुई एक इवेंट के बाद, तो जब उनसे सैलाब के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने आगे से कहा कि हमें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि हुकूमत को जो प्लेजेस मिले थे जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, जब पिछले दफा 2022 का सैलाब आया था, तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हुकूमत नहीं दे सकी। इसका मतलब ये कि वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी जिसने जो वादे किए थे पाकिस्तान को कर्जे देने के, वो कर्जे इस चीज़ से लिंक थे कि मंसूबे हुकूमत पेश करके उन मंसूबों के अगेंस्ट जो है वो पैसा दिया जाएगा। और चूंकि हुकूमत जो है इस तरह के मंसूबे पेश नहीं कर सकी, उसका नतीजा क्या निकला, वेरी ब्रीफली अगर हम आपको बता दें, 11 अरब डॉलर के उस वक्त जो प्लेजेस थे नाज़रीन वो हुकूमत पाकिस्तान को मिले थे। और बड़े ही अफसोस की बात है कि उस 11 अरब डॉलर में से जो 6.5 अरब डॉलर था जो कि खालिस्तान जो सैलाब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए, तो उसमें सिर्फ 2.8 अरब डॉलर खर्च कर सकी हुकूमत। और याद रखें उस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ही उस वक्त वज़ीर आज़म थे। वो खुद जिनीवा तशरीफ लेके गए, उन्होंने बड़ा पर्सनल उस वक्त इंटरेस्ट लिया था। हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की कि हमें डोनर से पैसा मिल जाए। उससे पहले एक डिजास्टर एंड नीड असेसमेंट एक जो स्टडी भी करवाई गई वर्ल्ड बैंक से, UN के प्लेटफॉर्म से, तो उसके बावजूद प्लेजेस तो मिल गए, खर्च नहीं कर सके। तो किसने कितना दिया, अगर ब्रीफली बता दिया जाए आपको, वर्ल्ड बैंक ने प्लेज किया था 2.2 अरब डॉलर, 1.6 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक ने दिया। और ये सबसे बड़ा पैसा था और सही जगह पे लगा, जिसके कुछ मंसूबों को मैं जाती तौर पर जानता हूं। सिंध के अंदर पैसा लगा रिकंस्ट्रक्शन में, हाउसिंग के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर पैसा लगा। ये पैसा जो है जहां कहीं जाके इस्तेमाल हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.6 बिलियन डॉलर प्लेज किया था, सिर्फ 513 मिलियन डॉलर दे सका EDB, क्योंकि पाकिस्तान मंसूबे नहीं दे सका। चाइना और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1.1 अरब डॉलर का वादा किया, दिया 250 मिलियन डॉलर। हुकूमत पाकिस्तान की गलती, चाइना की नहीं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 60 करोड़ डॉलर का उन्होंने कहा, सिर्फ 23 करोड़ डॉलर दिया। पेरिस क्लब की जो कंट्रीज थी जिसमें आपके ये वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज आ जाती हैं, 800 मिलियन डॉलर देना था, 139 मिलियन डॉलर दिया। अमेरिका ने सिर्फ 10 करोड़ डॉलर का वादा किया था, उसमें भी उसने 7 करोड़ डॉलर दिया। बाकी कुछ पैसा था वो तेल की दरामद के लिए जो है पाकिस्तान को मिला था, वो उसको हम जो डोनर प्लेजेस में वो काउंट तो होता है, बट हम करते नहीं है। बात करने का मकसद ये, अभी जो कामरान भी बात कर रहे थे, ये हमारे बहन भाई हैं, ये हमारी
हमारे लोग हैं, ये तकलीफ में है इस वक्त, और उनकी मदद करना हम सबका फर्ज है। उनकी जिस हद तक पॉसिबल मदद होनी चाहिए उससे ज्यादा हुकूमत कोशिश कर रहे हैं, और खुदारा इमदाद की इस दफा अपील ना कीजिएगा, क्योंकि आप इमदाद तो ले लेते हैं, आप कर्जे तो ले लेते हैं लोगों के नाम पर, आप खर्च नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, इस हुकूमत के वजीर खजाना कह रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो पंजाब में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, इमीडिएटली जैसे हम बात कर रहे थे, फोकस तो यही है, इंसानी जानों को बचाना है, लेकिन इसका मीडियम और लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट भी होगा, ऑलरेडी इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, क्योंकि आज पहली मीटिंग होनी थी नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो इस्लामाबाद में शेड्यूल थी, लेकिन जो ऑन गोइंग इस वक्त फ्लड की सिचुएशन है उसकी बुनियाद पर इस मीटिंग को फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और शहबाज, मेरे ख्याल में ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, और क्या यही वजह है कि एक सूबे ने रिक्वेस्ट की थी कि बिकॉज ऑफ जो फ्लड की सिचुएशन है इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए, या और भी वजह? नहीं, अपेरेंटली तो यही वजह है, और वजह बनती भी है। इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है सैलाब की, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस पे मुख्तलिफ जो टीवी चैनल नेटवर्क्स हैं वो खसूसी नशरिया चला रहे हैं ताकि लोगों को आगाह रखा जा सके क्या सूरत हाल है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुकूमत सिंध ने यह दरख्वास्त की थी वफाकी हुकूमत से, जो कि सेक्रेटेरिएट है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, कि आप सैलाब की सूरत हाल की वजह से इस मीटिंग का जो होनी थी आज उसको मौखर कर दें, जो कि जाहिर सी बात है जब एक इंपॉर्टेंट जो मेंबर है एनएफसी का, और एनएफसी का आपको पता है कि जो फैसले हैं, सिंध जो है ना कुड पोटेंशियली फेस द प्रॉब्लम, जो इनकमिंग डेज सिंध और सिंध के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, जो 2022 की उनकी जो तबाहकारियां थी। और ये वजह गालबन जो अभी तक की जो खबरें सामने आ रही है कि हुकूमत सिंध का काफी से ज्यादा फोकस है, और उनके जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो वल्नरेबल पॉइंट्स है जहां पे जो बंद है वो टूट सकते हैं, उनकी निगरानी के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से वो कोशिश तो कर रही है, अल्लाह करे कम से कम तबाहकारियां, बट अभी तक तो जो सैलाब के जो रेले हैं वो पंजाब की ही हदूद के अंदर है, और एक्सपेक्टेड ये कि अगले हफ्ते से ये जो रेले सिंध पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और अल्लाह ना करे ज्यादा नुकसान हो, लेकिन उसके लिए ये जरूरी था। बट इसके अंदर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है एक हुकूमत को दरख्वास्त की गई और उसको मानना चाहिए था और उसने मानी। दो तीन और चीज़ें भी हैं जो मेरे ख्याल उसको डिस्कस कर लिया। एनएफसी चूंकि एक इशू है, आज भी जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने दो तीन बातें बड़ी अहम की। नए सूबों के हवाले से आपको पता है बात हो रही है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नए सूबों की बात इसलिए की जा रही है कि अगर मौजूदा सूबों ने ताउन ना किया एनएफसी को रीनिगोशिएट करने में, तो फिर सूबे नए बनाए जा सकते हैं। एक और जो चीज़ इसकी वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से डिमांड आई कि जो सूबे हैं वो वफाक से पैसे तो ले लेते हैं, आगे फिर बल्दियाती जो हुकूमतें हैं उनके हवाले ही नहीं करते, क्योंकि बल्दियाती हुकूमतें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी डिमांड है कि या फिर ठीक है, अगर सूबे जो हैं, अगर वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नेशनल तो बन गया जिससे सूबों को पैसा मिल जाएगा, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनेंगे तो फिर सूबे जो है आगे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके वाले पैसा करेंगे, ताकि सही जगह पे सही लोग खर्च कर सके। किसी एमपीए या एमएनए का काम जो है वो नाली बनाना नहीं होता। तो उसके हवाले से ये एक प्रेशर है। दो तीन चीज़ें हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ऑल्दो ये फ्लड्स के हवाले से जो है वो ज़्यादातर डिस्कशन इसी के ऊपर फोकस है। एक तो कामरान ये कि जो बलूचिस्तान का जो टेक्निकल एक उन्होंने मेंबर अपॉइंट किया था फरमानुल्लाह साहिब, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो कमीशन जो है वो पहले इजलास से पहले ही टूट गया है। एनएफसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसके तहत जो वफाकी वज़ीर ख़जाना होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं, और चारों सूबाई वज़ीर ख़जाना उसके मेंबर होते हैं, और सूबे के पास ये आईनी इख्तियार है कि हर सूबा अपना एक जो टेक्निकल मेंबर वो नॉमिनेट कर सकता है। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, नासिर खोसा साहब जो है पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे, मुशर्रफ रसूल साहब खैबर पख्तूनख्वा को, असद सैयद साहब जो है वो सिंध को, सिंध ने बलूचिस्तान ने फरमानुल्लाह साहब को नॉमिनेट किया था, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया है। मेरी इत्तला ये है कि अब बलूचिस्तान को एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे या करेंगी। लेकिन वजह क्या है कि मीटिंग होने से पहले ही एक मेंबर का विड्रॉ कर जाना? मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो रीजन है या कुछ और वजह है, कहा तो यही जा रहा है कि उनकी जाती जो है वो वजूहात है, गालिबन उनके सही वेट नहीं किया गया था या उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था, हमें नहीं पता, वट एवर इज द रीजन। लेकिन कमीशन जो है वो इस वक्त जो है वो टूट गया है, और बट अगली मीटिंग से पहले पहले जो अगली नॉमिनेशन है बलूचिस्तान की वो आ जाएगी, शायद आ भी गई, और उस पर प्रोसेस पे काम चल रहा है। एनएफसी क्योंकि फ्लड का हम बात ही कर रहे हैं, और ये प्रपोजल भी ज़रा जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ जो ऑप्शंस के ऊपर गौर भी कर रही थी, और उसमें हम फ्लड की बात कर रहे हैं तो एक एलिमेंट आई बिलीव के
अब जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है इसको भी शामिल करने की बात की जा रही है कि इसको भी फैक्टर इन किया जाए जब रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो। कामरान, इस वक्त जो इस सैलाब के बाद फर्दर इसमें वेटेज बढ़ जाएगी। एक दो तीन चीजें जो मैंने कुछ लोगों से चेक किया। एक तो ओवरऑल अनलाइक इन द पास्ट, जब 2015 में कमीशन बना, फिर 2019 में भी कमीशन बना जो भी खत्म हो गया, बल्कि 2020 में बना था जो 2025 में खत्म हुआ। इस दफा सूबों के ऊपर एक दबाव है, सूबे दबाव महसूस कर रहे हैं कि उनके पास जो वसाइल है उनका वो सही इस्तेमाल नहीं कर सके। तो लग ये रहा कि सूबे जो शायद इस बात पे तैयार हो जाएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पूरा या जैसे भी जो भी इनका एक फार्मूला तय होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाए। शायद फिर वो कुछ जो ये डैम्स हैं, बड़े डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ और खर्चों की जो आईनी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। बट मोर देन दैट, एक जो इस वक्त जो बड़ी डिफिकल्ट एक सिचुएशन है वजारत ख़जाना के हवाले से, वजारत ख़जाना का ये क्लेम है जिसको कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं कि वफाक की जो उसकी फिस्कल पोजीशन है बहुत ही कमज़ोर है और उसकी वजह सूबों के पास ज़्यादा पैसा देना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो बड़ी रोज़ी किस्म की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो कभी आपके लिए दर्द सर भी बन जाती हैं, और जो इस वक्त वजारत ख़जाना के लिए बनी हुई हैं, जो प्रोजेक्शन प्लानिंग कमीशन ने दी है अगले 5 साल की, उसमें GDP ग्रोथ 6% से ज़्यादा होगी। पाकिस्तान जो है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा बहुत जल्द अगले 5-10 साल में। और इसी तरीके से जो FPR की प्रोजेक्शन है वो रेवेन्यू पता नहीं 18-20 हज़ार अरब पे लेके जा रहे हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो IMF ने कामरान अपनी प्रोजेक्शन दी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर IMF की 2030 की प्रोजेक्शन को देखा जाए तो फिर तो वफाकी हुकूमत के का जो है ना मसला वो फिस्कल रहेगा ही नहीं। IMF की नाजरीन जो प्रोजेक्शन है 2030 की, उसके मुताबिक जो वफाकी हुकूमत के जो पाकिस्तान के जो महसूलात होंगे वो हो जाएंगे 16% उसकी इकॉनमी के बराबर, और जो अखराजात होंगे वो 19% से भी कम होंगे। मतलब ये कि जो बजट का खसारा जो वफाकी हुकूमत को सामना जिसका करना पड़ता है वो 2.8% के करीब रह जाएगा, जो कि एक मैनेजेबल बजट खसारा समझा जाता है। ना सिर्फ ये, दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत कहती है और जो एक हकीकत भी है कि बेतहाशा नए कर्जे लिए जाते हैं सस्टेन करने के लिए। तो इस IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में आज से 5 साल बाद, चूंकि ये जो अवार्ड है ये 5 साल के लिए नेगोशिएट होगा, तो बगैर इसके जो इम्पैक्ट इसमें इंक्लूड किए होगा, अगर कोई रिलैक्सेशन कोई रिलीफ फेडरल गवर्नमेंट को मिलती है सूबों की तरफ से, उसके बगैर ही जो IMF की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट का ओवरऑल जो पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशो है वो इस वक्त तकरीबन 78% के बराबर है, जो कि अनसस्टेनेबल है। तो बगैर IMF की नेगोशिएशन के इम्पैक्ट के उसको दिखाया गया है 64% के करीब। तो फिर तो पाकिस्तान के जो मसले हैं वो तो वैसे ही हल हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा एक डायलेमा कामरान वफाकी हुकूमत के सामने आया, वो देख रहे हैं कि इसको कैसे प्रोजेक्शन पेश की जाए। तो ये चीजें सामने आएगी जब पहला इजलास होगा जिसमें वजारत खजाना की जो प्रेजेंटेशन होगी, क्या वो पोजीशन जो है इसको वो प्रेजेंट करते हैं। इसके यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि बिलाखिर गवर्नमेंट, वैसे तो कई अरसे से ये चीज़ पता चली रही थी, और जो फैसला किया है कि बाकायदा तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने का, क्या ये फैसला दुरुस्त है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस जुमेरात को गवर्नमेंट ने एक 25 अरब रुपए प्लान की मंजूरी दी है, जिसका मकसद ज़ाहिर है कि जो गोल्डन हैंडशेक कह लें या वक्त से पहले जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं उनको घर भेजने की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि अब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसके हवाले से शहबाज हम देखते भी रहे कि ये जो इनके मुलाजमीन हैं ये एहतजाज भी करते रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपने फैसले पर अटल है। और वजह इसकी यही है कि क्योंकि एक तो बुनियादी मकसद सब जानते हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को, ख़ास करके जो मुतवसत तबका है, क्योंकि मार्केट के मुकाबले में यहाँ पर कंपैरेटिवली जो बेसिक आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सस्ती मिला करती थी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी। तो इसमें इशू क्या हुआ, लाइक अदर जो गवर्नमेंट की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं, तो ये भी खसारे में ही जा रहा था और गवर्नमेंट को लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए कामरान, ये किस्सा शुरू हुआ था जब एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक राइट साइजिंग की कमेटी बनाई काबीना की, जिसकी सरबराही वज़ीर ख़जाना ने दी। राइट साइजिंग बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक कैची वर्ड लगता है। राइट साइजिंग का मतलब यहाँ पे ये था कि हुकूमत के जो इदारे हैं उनका
सबका रिव्यू किया जाए और उसमें जो इदारे किसी काम के नहीं है या नुकसानात करें उनको बंद कर दिया जाए। तो ये क्रेडिट जाता है हमारे वजीर खजाना साहब को। उन्होंने 2 इदारों को पिक किया, एक पाक PWD को और एक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को। वो नहीं कुछ कर सके उन इदारों के बारे में जो सबसे नुकसानात पहुँचा रहे हैं, जिसमें हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उसके अंदर PIA है, उसके अंदर और इदारे हैं, पाकिस्तान रेलवेज है, बेतहाशा इदारे और बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के वो उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबीज भी हैं उन इदारों की। उनके वाले से तो फैसला खैर नहीं हो सकता है शायद हो जाए, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना साहब फरमाते हैं कि मैंने 24 इदारों की एक जो लिस्ट है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले कर दी है, वो उसकी निजकारी कर देंगे। वो लिस्ट जो आज से नहीं है, वो पता नहीं कितने 10 साल से लिस्ट उनके पास पड़ी, उस पर कुछ हो नहीं पा रहा। अब कमिंग टू दिस पॉइंट, उन्होंने पिक किया यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने के लिए और हुकूमत ने 31 जुलाई को मतलब तकरीबन 1 महीना पहले इसके ऑपरेशन बंद कर दिए थे। फिर यह था कि जिन मुलाजमिन को फारिग किया जाए कि उनको कितना पैसा दिया जाए, कॉम्पनसेशन दी जाए। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नाज़रीन आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ बिफोर गिविंग दी अदर डिटेल्स। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बनाया था उस वक्त के डिक्टेटर जनरल याहिया खान ने 1971 में। उसके बाद डिक्टेटर जो थे मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने इसमें तोसी की। इसका जो नेटवर्क था कॉरपोरेशन का स्टोर्स का वो तकरीबन 150 स्टोर्स के ऊपर मुश्तमिल था। ये उसको बढ़ाकर उन्होंने 5600 स्टोर्स तक पहुंचाया 2007 में उनके इक़्तिदार से तकरीबन चंद माह पहले। और जब नेटवर्क बढ़ा तो मुलाजमिन की जो तादाद थी वो भी तकरीबन 4000 से बढ़ के कुछ 12,500 होगी। ये 2 डिक्टेटर्स ने काम किया। और जब 2007-8 में जब इसकी एक्सपेंशन हुई तो जो यूनियन काउंसिल लेवल है उस हद तक स्टोर्स बनाए गए। डेफिनेटली उसके खर्चे भी होने थे। बहरहाल ये वफाकी हुकूमत इसको सस्टेन नहीं कर सकी और वफाकी हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि चूंकि इसका पिछले 10-12 साल में 2013 से लेकर 2025 तक जो स्टोर्स हैं इनकी वजह से जो कुल नुकसान हुआ वो 23.8 अरब रुपए का हुआ 12 साल में। मजमूई तौर पर सालाना 2 अरब रुपए का नुकसान होंगे। बहुत बड़ा नुकसान है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद और उसके जो 6,878 मुलाजमीन है उनको फौरी तौर पर फारिग करने के लिए 25 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने, जो हतमी मंजूरी के लिए काबीना के पास जाएगा। कामरान, ये इसका एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड था जिसमें अगर मेजर जो इनकी जो पैकेज की जो इनको मिलेगा कॉम्पनसेशन का, उसमें जो रेगुलर एम्प्लॉइज उनको 13.2 अरब मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज उनको 5.7 अरब मिलेगा और कुछ एक उसके अंदर जो कंपोनेंट है डेली वेजेस का उसके लिए 2.2 से लेकर 6.4 अरब रुपए तक अप्रूव किया गया। इसमें डिपेंड करता है जो यूनियन है उनकी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज की, उनके साथ क्या नेगोशिएशन होती है। मिनिमम 2.2 मैक्सिमम 6.4 बिलियन। तो ये 25 अरब उनके लिए जो है वो मंजूर किया गया। होपफुली 2 अरब रुपए जो सालाना एक बचत है हुकूमत की, इससे काफी उनको मदद मिली। लेकिन हुकूमत क्या इसका को मुतबादल भी सोच रही, क्योंकि इसका एक पर्पस ये था, अक्सर आपको पता है कि जब रमज़ान आता है या अदरवाइज कोई त्यौहार आता है तो गवर्नमेंट जब भी जो मुतवसत तबका है या जिनकी इतनी इस्तात नहीं है तो उनको रिलीफ देने के लिए इन्हीं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशंस की जो आउटलेट्स हैं इनका इस्तेमाल किया करता था। अब क्योंकि इसको फॉर्मल उन्होंने बंद करने का फैसला किया है, सो दिस मीन्स दे विल हैव टू अडॉप्ट अदर मेजर्स, या फिर प्रोविंसेस का ये काम है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का तो ज़ाहिर हर जगह पर इस तरह के काम में 2 चीज़ें, एक जो एक टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, इसमें वेस्टेजेस तो थे, चोरी भी थी, गरीबों के नाम पे पैसा जाता था, वो जो उसकी स्टोर के ऊपर जो चीजें थी जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए थी, सब स्टैंडर्ड तो थी वो आम दुकानों किराना स्टोर के ऊपर भी जो यूनियन थी, नॉट यूनियन, इनके जो स्टोर की मैनेजमेंट होती थी, इंतजामिया वो भेज देती थी, तो इसमें करप्शन होती थी, मिसमैनेजमेंट थी, वो तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया। दूसरी चीज इसके अंदर, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन कि ये करेंगे क्या, कैसे देंगे, उसका एक मैकेनिज्म है और अच्छा मैकेनिज्म, इससे बेहतर है। बट ये जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का सालाना नुकसान 2 अरब रुपए का, अगला इन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट किया कि 8 अरब तक का नुकसान हो सकता है अगले साल ना, ये प्रोजेक्शन, एक्चुअल तो 2 अरब रुपए सालाना अभी तक हुआ है, अब एक्चुअल की बात कर रहे हैं। कामरान, इसकी इंतजामिया कौन थी, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन लगते रहे हैं इन सालों में? कभी किसी ने पूछा कि जो लोग, जो अफसरान, जो उसमें से कुछ तो बड़े चहीते अफसरान थे, मुझे खुद पता है, वो जो उसको स्टोर्स को, इस कॉर्पोरेशन को इस लेवल तक लेके आया कि इसको बंद करना पड़ा, उनके बारे में किसी ने बात भी की है, किसी ने उनका नाम भी सुना, ये कौन लोग हैं?
मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पास दूसरी पार्टी का वर्जन नहीं है। मुझे पता है कि इसको कब क्यों एमडी लगाया गया, मौजूदा एमडी की बात नहीं कर रहा, पहले भी जो माजी में लगाए वो कौन लोग हैं जिनको लगाने वाले आज फैसले करने वाले इसको बंद करने वालों में शामिल है। एक चीज लास्टली इसके अंदर आपने कहा कि ऑल्टरनेट बिल्कुल है। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आप कैश दे सकते हो, आपके पास स्कोर कार्ड है तो वो हो सकता है। आप बजाय कि चीजें देने के आप डायरेक्ट कैश उनके अकाउंट में भेज दो तो हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर हुकूमत करना चाहे, लेकिन बजट में ऐसी कोई गालबन सब्सिडी है नहीं। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे। और इस हफ्ते जो एक अहम दौरा हुआ और 13 साल के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका गए और वहाँ पर उनकी गैर मामूली मुलाकातें हुई, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि जो 1971 से जुड़े जो भी मामलात हैं, जो एक मेजर रीज़न है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में ख़राबी की या उतार चढ़ाव आते रहे, क्या वो मसला हल हो गया है या अपनी जगह पर कायम है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 13 साल के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने बिलाखिर बांग्लादेश का दौरा किया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ उन्होंने गुजारे ढाका में और उस दौरे के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, जो अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनके साथ तो उनकी मुलाकात हुई है। उसके साथ जो उनके फॉरेन पॉलिसी के एडवाइज़र हैं तौहीद हुसैन, उनके साथ भी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक ये कई दहाइयों के बाद पहला मौका है कि जब इसहाक डार की जमात इस्लामी जो बांग्लादेश की है, उनके जो सरबराहान हैं, उनके जो डेलीगेशन है, उनके साथ भी मुलाकात हुई। फिर BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है, उनकी जो सरबराह हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा ज़िया, उनके साथ भी मुलाकात हुई। एंड इम्पॉर्टेंटली एक जो नई जमात, जो वो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा किया, जो एहतजाज किया, अब एक नई पार्टी है, तो उनके लोगों से भी वो मिले। ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे अगर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत होती। जमात इस्लामी को तो बैन कर दिया गया था, उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी थी अवामी लीग की गवर्नमेंट ने, और उनके कई रहनुमाओं को फांसी भी लगा थी क्योंकि उन पर इल्ज़ाम यह था कि जब 1971 में जो भी वाक़यात हुए तो उसमें वो पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे। अब शहबाज ये इम्पॉर्टेंट विजिट था और उसमें जो अगर आप सब्सटेंटिव पार्ट देखें तो जो बताया गया कि 6 एग्रीमेंट्स हुए हैं या मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है कि दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया है कि जो डिप्लोमेट्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अब उनके लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये इंपॉर्टेंट फैसला इसलिए है क्योंकि जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी तो इवन डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए वहाँ पर ऑपरेट करना भी इतना आसान नहीं था। फिर इसी तरीके से दोनों मुल्कों की जो फॉरेन सर्विस अकेडमीज़ हैं उनके दरमियान हुआ है मुआहदा, जो स्टेट रन न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, और दोनों मुल्कों के जो थिंक टैंक्स हैं जो फॉरेन अफेयर्स के अंडर चलते हैं उनके दरमियान भी एक एग्रीमेंट हुआ है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि पाकिस्तान जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, आई थिंक जब तक आप लोगों के दरमियान एतमाद पैदा नहीं करते, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर शुरू करने का फैसला किया जिसमें पाकिस्तान 500 जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप ऑफर करेगा। कामरान, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और जो मुआहदे हुए हैं वो अपनी जगह पे, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का और फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ पे जाना, सियासी जमातों से डायरेक्ट मुलाकात करना, उनके जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं जो उनके प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, उनके साथ मुलाकात करना, तो ये इटसेल्फ वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इसमें मुझे एक वाक़या याद आ गया, आपने कहा कि माजी में शेख हसीना वाजिद का, मेरा ख्याल 10-11 साल पहले मैंने एक रिपोर्ट किया था बांग्लादेश के जो हमारी ब्रांच थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसके अंदर एक स्कैम हुआ था। कोई इनिशियल उसकी वैल्यू कोई 10-12 अरब रुपए थी, फिर 18 अरब रुपए पे चला गया। तो उस वक्त वो मामला स्टैंडिंग कमेटी में गया, वो नैब में भी गया, इन्वेस्टिगेट होता रहा। तो हुकूमत के कुछ लोग और इवन के नेशनल बैंक के जो लोग वहाँ बांग्लादेश में जाके इसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे, उनको वीज़े इशू नहीं किए उस वक्त की गवर्नमेंट ने। अगर किए तो वहाँ पे अगर पहुंचे हैं बहुत कि एक आध को दिए तो वो डिले किया, कोऑपरेट नहीं किया। उनकी जो सेंट्रल बैंक थी बांग्लादेश की उसने कोऑपरेट नहीं किया। तो इस किस्म के हालात है। और आज जो है वो आप जैसे बता रहे हैं कि वीज़ा के बगैर उनके डिप्लोमेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स उधर जा सकते हैं। आई विश कि इसमें स्टूडेंट्स को भी वीज़ा फ्री एक्सेस होती, क्योंकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में छोटी मोटी भी जो फैसिलिटेशन होती है वो बहुत मैटर करती है। और 50 साल 60 साल की जो कहानी है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म। लेकिन जो सबसे बड़ा आपको पता है कि शेख हसीना वाजिद जब थी तो एक जो सबसे बड़ी रुकावट थी, प्री कंडीशन थी कि पाकिस्तान के साथ
ताल्लुकात कब बेहतर होंगे, और वो मुतालबा था कि जी पाकिस्तान बाकायदा तौर पर 1971 में जो कुछ हुआ उसकी माफ़ी मांगे। अब ये जो गवर्नमेंट तो चेंज हो गई, तो लोग इस पर भी नज़र रखे हुए थे कि क्या जो मौजूदा सेटअप है, बेशक वो अबूरी सेटअप ही क्यों ना हो, क्या इनका जो नुक्ता नज़र है वो मुख्तलिफ है शेख हसीना वाजिद की हुकूमत से। ज़ाहिर है ऑप्टिक्स तो अदरवाइज ठीक थी, लेकिन जो बांग्लादेश की वजारत खारजा की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ, बाकी सब कुछ उसमें पॉजिटिव था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन एक जो मामला है उसको उन्होंने ज़रूर हाईलाइट किया। अगेन जो उनके फॉरेन पॉलिसी के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि ये इशू हमने रेज़ किया है पाकिस्तान के साथ कि जो 1971 के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान बाकायदा माफ़ी मांगे। फिर उसके अलावा जो एसेट्स के हवाले से कुछ क्लेम्स हैं, क्योंकि 71 से पहले साइक्लोन आया था, तो ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर थी, तो कुछ जो कहते हैं कि फॉरेन एड आई थी वो पाकिस्तान ने नहीं दी जब बांग्लादेश बन गया। फिर जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद बिहारी हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी सिटीजन्स कहते हैं, बांग्लादेश बनने के बाद वो वहीं पर रह गए, तो ये 3 इशू कहते हैं कि इनको हल किया जाए। अब जब इसके हवाले से इसहाक डार साहब से सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान माफ़ी मांगेगा, तो मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा अच्छा हैंडल किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है कि ये मामला 2 मरतबा ये हल हो चुका है। एक 1974 में जब ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के दरमियान उस वक्त, और फिर मैंने देखा आर्काइव भी कोई लोगों ने शेयर की थी पिक्चर्स, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी जिसमें पाकिस्तान ने अपोलोजाइज किया था जो भी सो वाक़यात हुए थे। फिर जनरल मुशर्रफ जो हैं जब गए थे बांग्लादेश के दौरे पर, और उस वक्त उन्होंने रिग्रेट किया था। उन्होंने कहा कि 2 मरतबा पाकिस्तान ये कर चुका है और उनके ख्याल में ये मामला ख़त्म हो चुका है। एंड देन अपना जो उन्होंने टच दिया, उन्होंने कहा कि देखें बांग्लादेश भी एक मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान दोनों भाई हैं, और जब 2 भाई हैं, माजी में अगर तलखियाँ हुई हैं तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो अगर ग्रज है वो नहीं रखना चाहिए। और हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं हमें वो भी यही कहती हैं कि इसको भुलाकर हम एक नई शुरुआत करें। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है कि फिलहाल ऐसे मूड में नहीं है कि जिस तरह का वो मुतालबा कर रहे हैं, और उसकी अपनी इम्प्लिकेशंस हैं कि उस तरह की माफ़ी जो मुतालबा ये कर रहे हैं वो नहीं मांगेगा। बट आई थिंक ओवरऑल एक सेंस ये है कि अनलाइक शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट, उन्होंने तो बिल्कुल कहा था कि अगर जब तक आप माफ़ी नहीं मांगे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। इस केस के अंदर मुझे ये लगता है कि ऑन एंड ऑफ वो अपना ज़ाहिर पब्लिक सेंटिमेंट भी है वहाँ पर, एक इस इशू को रेस करते रहेंगे, बट आई बिलीव कि ये शायद कोई हिंड्रेंस नहीं होगा दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात को बेहतर करने के। कामन इसके अंदर एक और जो चीज़ आपने जिक्र किया ना, उसके जो असासे हैं, एसेट्स हैं उनके कुछ, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बैलेंस शीट देखिए उसके अंदर कुछ एसेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक और चीज़ जो है, एक इदारा हमने बनाया था अबेंडेंड प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन का, APO का। अबेंडेंड प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारे बंगाली बहन भाई यहाँ से अपने असासे छोड़ के गए थे, उसकी जो सुपरविजन है और उसकी जो मैनेजमेंट है वो अबेंडेंड प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन करती है। वो भी पता है कौन से असासे हैं, कहाँ पे हैं, हो सकता है उसमें कुछ पे कब्जे हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर जो है उस और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। बिल्कुल, और इस पर कैबिनेट डिवीजन के अंडर ये इदारा काम करता है, सेक्रेटरी कैबिनेट को रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर मामला हल करना चाहें तो उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। और मामला हल करने के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी 15 साल, तो दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित नहीं थे। अब ये गवर्नमेंट आई है, अगले साल इलेक्शन होने हैं, जो गवर्नमेंट आएगी तो दोनों मुल्कों के दरमियान जितने रवाबित बढ़ेंगे, एतमाद बढ़ेगा, तो ये जो ट्रिकी इश्यूज हैं इनको भी हल किया जा सकेगा। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।